सलाम वालेकुम। जी जय जी, भीम, नमस्कार नमस्कार जय भीम, जय भारत। आप सर, नमस्कार। हम लोगों का ये प्रयास है कि जो खास करके उत्तर प्रदेश में जो फीस की वृद्धि हुई है, किताबों पे जो महंगाई ली जा रही है, तमाम तरीके की गार्जियंस को, पेरेंट्स को, बच्चों को परेशानियां आ रही हैं, उस संबंध में आज का ये टॉपिक है, ताकि जिस मुल्क में बच्चे अगर शिक्षा नहीं पाएंगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्र हमारा मजबूत कतई नहीं बन सकता। और इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित समाज है इस देश का, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो गरीब है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी से आता है, या बहुत ज्यादा गरीब है, महिलाएं इसमें बहुत शामिल हैं। कोशिश ये हम लोगों की होगी कि वो सारे कानून, वो सारे सर्कुलर्स जो भारत के संविधान से निकले हैं और भारत सरकार के कानून, उत्तर प्रदेश सरकार में जो कानून प्रभावी है वो, उसके तमाम सर्कुलर्स, तमाम गाइडलाइंस, तमाम रूल्स, तमाम रेगुलेशंस के लिए हम लोगों के बीच में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और अपने अपने एजुकेशन के फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। आज चूंकि 11 अप्रैल का दिन है, महामना ज्योतिराव फुले साहब ने पूरे एक क्रांति ज्योति पूरी दुनिया को दिया है। यह मुबारक दिन, देखिए पवन जी जो है बुक भी दिखा रहे हैं महामना जी का और माता सावित्री बाई फुले का, जिन्होंने बताया कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। PDA गूगल मीट में बहुत सारे विषयों को लिया गया है। आज फीस वृद्धि और EWS से जो स्कूल्स में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में उसका कितना प्रभाव है, कितना प्रभावी तरीके से आज की तारीख में वर्तमान में वो लागू किया जा रहा है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, सरकारी अड़चने हैं, व्यवहारिक परेशानियां हैं, गार्जियन की जो आस है कि उसका बच्चा शिक्षित हो, स्कूल जाए, कहाँ पे हम लोग टिक रहे हैं। भारत के संविधान 1950 में लागू होने के बाद आज की तमाम विषयों पे हम लोग डिटेल विस्तृत टॉपिक वाइज डिस्कशंस करेंगे। इसमें हम लोगों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो विशेषज्ञता रखते हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं। वो बताएंगे, चूंकि बदलती दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर अब दुनिया अधूरी सी हो रही है, इसलिए हम लोग कहाँ हैं, ये सब भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बात हुई है, इसमें डॉक्टर असद उस्मानी साहब हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर असद उस्मानी साहब। जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बधाइयाँ कि आपने आज हमें इस फोरम पे इनवाइट किया और बहुत ही अच्छी टॉपिक आपने आज सेलेक्ट किया सर। सो मैं आपके लिए इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में इंजीनियर जिया साहब की, जिन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा और इस टॉपिक के बारे में बताया। सर, द टॉपिक जो चुना गया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहा गया है कि अगर समाज का एक भी व्यक्ति ने सही एजुकेशन नहीं लिया तो उस व्यक्ति की वो फेल्योर नहीं है, वो पूरे समाज की फेल्योर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी चीज है। और आप किसी भी धार्मिक किताब, किसी भी धार्मिक एजुकेशन को उठा लीजिए, उसमें सबसे पहले आती है शिक्षा देना। इकरा वर्ड है कुरान में, शिक्षा देना। हम यहाँ है शिक्षा देना। और शिक्षा जो है वो स्टार्ट होती है घर से, और जब घर के बाद बाहर जाती है तो एक बच्चा जब घर के बाहर स्कूल जाता है तो वो बच्चा नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है, वो एंटिटी है, एक अपने आप में एक व्यक्तित्व है। तो किसी भी एक छोटे व्यक्ति के लिए एक एजुकेशन प्राप्त करना, एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना एक हक है, मैं ये कहता हूँ। और इस समाज पर यह फर्ज बनता है कि अगर हमारे पड़ोस, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव को किसी भी कठिनाइयों के कारण अगर हम एक अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो हम एक सामाजिक फेल्योर है। आज हम कंपेयर करते हैं कि चाइना हमसे आगे है, आज हम कंपेयर करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम हमसे आगे है। आज एक टाइम थी, एक समय थी कि इस देश में जहां नालंदा, विक्रमशिला, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग आते थे
आज हम जो हैं आज उनके पीछे भाग रहे हैं। आज हमारे बच्चे, मैं सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, आज ग्रेजुएशन के बाद बच्चे बाहर जाने के लिए रेस लगाए हुए हैं जी। वो जर्मनी जा रहे हैं, तो कोई कनाडा जा रहे हैं, तो कोई यहाँ जा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आज क्या कारण है, मैं यह सारा सवाल आपके पास छोड़ता हूँ कि आज जो एक सोने की चिड़िया थी, मतलब कि उस टाइम में अगर देश हमारा एक सोने की चिड़िया था तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारा एजुकेशन का था, हमारा शिक्षा का था। लेकिन आज हम कंपेयर करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं, जब तक आपके बुनियादी ढांचा, और उस बुनियादी ढांचा का सबसे बड़ा बेस है शिक्षा, एजुकेशन। तो उस समय की एजुकेशन से और आज के समय की एजुकेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक ही चीज है, उस समय एजुकेशन एक हमारी योगदान थी, हमारी एक चैरिटी थी, हमारी एक फीलिंग थी। लेकिन आज जो योगदान है एक कमर्शलाइजेशन हो गया है। आज एजुकेशन का मेन कारण क्या हो गया है? कमर्शलाइजेशन। तो मैं इसके लिए आपके सामने कुछ स्टैट फिगर पेश करना चाहूंगा। भारत में शिक्षा पे खर्च लगभग 4.5 जीडीपी की है। ओनली 4.5 जीडीपी हम खर्च करते हैं। चाइना इस पर खर्च करता है 20 से 25%। मतलब क्या हुआ कि जो विजन ऊपर से आनी चाहिए, जो एक विजन, मतलब कि विजन ये होती है कि जो एक फैमिली के जो फैमिली मेंबर होते हैं उनकी जो विजन होती है वो सारे लोग फॉलो करते हैं। तो हमारी सरकार ही की विजन नहीं है, हमारी सरकारी की विजन नहीं है। हमारी सरकार की विजन या हमारी जो भी हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं। फर्स्ट वी हैव टू थिंक दैट वी हैव टू इंक्रीज द जीडीपी ऑन द एजुकेशन। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, कि आज जब हमारी देश आजाद हुई तो हमारे पास आर्मी वाले के लिए ट्रेनिंग सेल है, आज हमारे पास आईएएस के लिए ट्रेनिंग सेल है, आज हमारे पास जो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेल है। हमारे शिक्षक के लिए भी अलग से एक ट्रेनिंग सेल बननी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात। अलग से आज हमारे शिक्षक जो हमारी परंपरा है, गुरुकुल थी, हमारी परंपरा की मदरसा थी, हमारी परंपरा की चर्च थी। आज वहां की वो शिक्षक जो शिक्षा देते थे, हमारे पुराने जनरेशन के लोग बेटर थे, आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शिक्षक है जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई करवाना एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, फर्स्ट नहीं है। तो हम अगर इस चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे शिक्षक भी इंप्रूव करेंगे और हमारे बच्चे भी इंप्रूव करेंगे। नाउ एएसआर की 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक बच्चे बुनियादी गणित में कमजोर हैं। देखिए, किसी भी बच्चे का अगर इंग्लिश, हिंदी और गणित स्ट्रांग होगा, वो हर कंपटीशन को क्वालिफाई करेगा, हर जगह सक्सेस मिलेगा उसको। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चे की गणित में या गुणवत्ता एजुकेशन की जो कमी है, क्यों कमी है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देन माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट लगभग 12 से 14% है। ये जो ओवरऑल आप देखिएगा तो मतलब कि मैक्सिमम 12 से 14% ड्रॉप आउट है। बच्चे दूसरी तीसरी क्लास से आगे बढ़ ही नहीं रहे, 8वीं क्लास से आगे बढ़ ही नहीं रहे, ग्रेजुएशन में अभी जा रहे हैं, जिनको मतलब कि पढ़ाई में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि शिक्षा इतना महंगा हो गया है। आज इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पिछले 10 वर्षों में निजी स्कूलों की फीस में 40 से 100% तक का वृद्धि देखी गई है। दैट इज द प्राइवेटाइजेशन जो मैं इसको बात कर रहा हूं। आप देखिए, आपने कल की न्यूज पढ़ा हुआ कि जो नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया कि देश की सारी स्कूल को मैं बंद करूंगा। आज उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी एमपी एमएलए नहीं बन पाएगा जब तक उसके पास एक ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो आप देखिए, जहां आपने अपने किसी चीज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसमें आपने प्राइवेट लोग को इंटरफेयर करवा दिया। ऑब्वियस है कि प्राइवेटाइजेशन मींस बिजनेस, और जहां बिजनेस आई वहां प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट आई वहां कोई इथिक्स और कोई वैल्यू नहीं होती। वेरी ट्रू, वेरी सिंपल थिंग। सो यू हैव टू see, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि we should not go for the privatization. We should go for the privatization with and corrupt with, and very important that is what somebody seeing what you are doing. Now, आज शिक्षा का एक बिजनेस ऐसा बढ़ चुका है कि बड़े बड़े स्कूल और विश्वविद्यालय की फीसें इतनी बढ़ गई है कि आज एक गरीब का बच्चा उसके बारे में सोच ही नहीं सकता है। वो तो छोड़िए, आपके नजर में जो ये कोचिंग संस्थान है, बाजार भारत में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का हो चुका है।
आप खाली बच्चे को स्कूल भेज के आप नहीं सोच सकते हैं कि आपका बच्चा जो है एक अच्छा एजुकेशन ले रहा है, क्योंकि स्कूल के टीचर जो है वो कुछ टाइम के बाद वहां जा रहे हैं जहाँ कोचिंग में जा रहे हैं। और आज के टाइम में अगर इंडिया में सबसे अच्छा कोई बिजनेस करना है तो कोचिंग का बिजनेस है। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, 60,000 करोड़ रुपए का ही हो चुका है। अब क्या है भाई, ये गरीब बच्चा जो है जिसको देने के लिए स्कूल की फीस नहीं है, वो जाके प्राइवेट स्कूल के बाद या सरकारी स्कूल के बाद किसी कोचिंग संस्थान में 1 लाख 1.5 लाख रुपए देके कोचिंग कैसे कर पाएगा? और उस कोचिंग के बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सारी प्रिपरेशन हो रही है। तो आप सोच लीजिए कितना महंगा एजुकेशन हो गया। मतलब कि आपको खाली स्कूल फीस नहीं देता है, उसके साथ बहुत सारे ही आपको लैगेज एंड बैगेज है। आपको 10th के बाद बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करानी है, आपको उसको बेस्ट सब्जेक्ट देना है, उसको बेस्ट से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में देना है। आपने सुना होगा सर कि मैं किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्राइवेट की कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक है आज, जो इंडिया के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले हैं। आज इंडिया के वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले हैं। ही हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री कि इतने कम टाइम में, मैं इस चैनल पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि इतने कम टाइम में उन्होंने अपनी इतनी बड़ी एम्पायर बना ली। तो ये देखिए डिफरेंस कैसे आ रही है कि एक बच्चा जो है जिसके पास स्कूल जाने के लिए फीस नहीं है, गांव में जाइए तो उसके लिए पहनने के लिए जूते नहीं है, उसके बाद पहनी तो एक दिन की ड्रेस मिलती है, किताब जो है वो भाई का किताब लेके बड़ा पढ़ता है, बड़े के बाद छोटे पढ़ते हैं, मतलब किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और इसी देश में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके मालिक ने 3 साल के अंदर अपने आप को रिचेस्ट बना लिया। क्या है मतलब, ये है कि हमें सोचना होगा कि क्या ये कि चैरिटी हो गई है कि या बिजनेस हो गई है। नाउ जैसे कोविड ने दुनिया को, ठीक है, पीछे भी ले गए, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया भी। इस कोविड ने हमें बहुत चीज सिखा के गए। इस कोविड ने हमें सिखाया कि अगर बच्चा कोई स्कूल नहीं जा रहा तो उसको हम ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन उसके पास हम अपने मटेरियल को पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे को भी पहुंचाने के लिए हमें एक बुनियादी ढांचा चाहिए जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि केवल 24% प्राइवेटों के पास इंटरनेट सुविधा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या 15% से भी कम है। तो हमारे पास अगर एक टूल है जिसको मैं ऑनलाइन एजुकेशन कहता हूं, जिसको मैं सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन कहता हूं, तो मेरी एक ये भी अनुरोध रहेगी कि आने वाले सरकारों से कि इस ऑनलाइन एजुकेशन को इतने अच्छे से हम अपने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे जो सब अर्बन एरियाज में फैलाएं कि बच्चे जो है, जो बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर जो बाहर बैठे हुए हैं, उनसे कुछ सीखें। क्योंकि जब तक एक बच्चे के एजुकेशन में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक उसके अंदर अलग अलग लोगों से बात करने, अलग अलग टीचर से पढ़ना, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना, जब तक वो नहीं सीखेगा, उसके पर्सनालिटी की डेवलपमेंट नहीं होगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस? द साइड इफेक्ट इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ गैप. There is a lot of gap between the students who are studying in a good school and a student who is not studying in a good school. Society divide हो रही है. We believe that is society अमीर और गरीब में डिसाइड हो रही है। मेरी पॉइंट को नोट कीजिए। आने वाले बच्चे जो हैं वो ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में डिवाइड हो चुके हैं। कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे? जो ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे, दे फील दैट दे आर फ्रॉम द इलाइट ग्रुप, दे फील दैट दे कैन डू एनीथिंग, बट लेकिन एक सरकारी स्कूल का बच्चा है जो मतलब ये बहुत ही तेज है, बहुत ही कैलिबर है, लेकिन वो एक सहमा सा हुआ, डरा सा हुआ है। जब वो अपने क्षेत्र को छोड़ के, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहर की तरफ आता है, तो उसके अंदर क्षमता की कमी नहीं होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसके अंदर एक डिफरेंस की कमी होती है, और वो डिफरेंस को कम करना हमारी सोसाइटी की काम है। तो आप देख लीजिए बच्चों पे प्रभाव, बच्चे आज पारिवारिक दबाव के कारण बच्चों भी तनाव में महसूस कर रहे हैं। सर, आई एम टेलिंग यू सर, मनोज सर, मैं जी सर, इस पे बबीता मैडम जो ये पारिवारिक स्ट्रेस वाली है, इस पे बहुत डिटेल जानकारी देंगी। अभी नेक्स्ट आपके बाद उन्हीं का है साइकोलॉजिकल। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि आज पारिवारिक प्रभाव ये है कि 95% ऑफ द बच्चे जो दिल्ली में रह रहे हैं, दे आर इन डिप्रेशन। मैडम से मैं जानने की कोशिश करूंगा, मैडम जो बताएंगे क्या रीजन है। रीजन नहीं है
कि बच्चे पर प्रेशर इतनी है, पेरेंट्स की प्रेशर इतनी है, और जहां बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि बेटा मैं इतना आप पे खर्चा कर रहा हूं, आप ये बनिए वो ना बनिए। बच्चा बेचारा अपना जो बचपना है उसको जी नहीं पा रहा है, इतनी उस पर एक्सपेक्टेशन हो गई, वो मानसिक दबाव में है, बच्चे को अपने फ्रीडम नहीं मिल रही हो, बचपन खो पड़ा है। इसी चीज को, सारे चीज को हमें डिस्कस करना पड़ा। ठीक है, गवर्नमेंट इज कमिंग विद द एनईपी, बहुत सुधारे हो रहे हैं, बहुत ये हो रही है, लेकिन आप देख लीजिए आज एनईपी आ चुकी है, स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th की जो सिलेबस आई है, दे हैव बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे हैव बिकम मोर स्ट्रांग, बच्चे पे और प्रेशर आ गई है। नाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम स्टडीइंग नाउ। अब मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, सर ने जैसे कहा कि दूसरे स्पीकर वेट कर रहे हैं, तो इसका संविधान क्या है, इसको कैसे हम कर सकते हैं? सरकारी निवेश बढ़ाना, प्राइवेट नहीं, सरकारी निवेश बढ़ाना, जो मैंने पहली वर्ड कही, जीडीपी बढ़ाइए, अच्छे स्कूल खोलिए, अच्छे टीचर को दीजिए, फीस को फिक्स कीजिए, और बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब क्या होता है, एक मैनेजमेंट टर्म है जो हमारे मैनेजमेंट के साथी होंगे, स्टूडेंट समझते होंगे, बॉटम ऑफ द पिरामिड मतलब कि सोसाइटी के सबसे नीचे वाले लेवल वाले जो लोग हैं उनको आप टच कीजिए। जब तक उनको नहीं टच करेंगे देश विकास नहीं करेगा। फीस रेगुलेशन नीति होनी चाहिए। अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर को भी अगर सर्विस अच्छी नहीं दे रहा है तो दे शुड बी पनिश। जैसे हम आरटीआई लगाते हैं, जैसे ये करते हैं, तो स्कूल पर भी आरटीआई एक लगनी चाहिए कि अगर बच्चे को इतनी फीस दी जा रही है तो आपकी क्या रिजल्ट है। सेकंड, स्कॉलरशिप दे शुड बी गिवन। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी द कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड एवरी स्कूल शुड हैव one person who should be dealing with the psychologist, psychiatrist and the student council. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, जो मैं अभी कह चुका हूं आपको कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन suitable things should be given. Then शिक्षक ट्रेनिंग, स्कूल के टीचर की भी ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। उसका मतलब क्या हुआ कि डार्विन की थ्योरी है मनोज सर, सर्वाइवल ऑफ द अगर हमारे शिक्षक ही अपने बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि आज के समय की, जैसे अभी आपने शुरुआत किया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जमाना है, आर्टिफिशियल, इसी तरह से हमारे शिक्षक भी कितने हैं उनको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चे को कैसे हम काउंसिल करें, कैसे ट्रेनिंग करें। तो बस मैं ही लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, अगर शिक्षा महंगी होती रही तो ये केवल आर्थिक असमानता नहीं रहेगी बल्कि सामाजिक असंतुलन भी पैदा करेगी। अगर ये शिक्षक को अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो मैं आज जो देख रहे हैं हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम, सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, एंड दैट विल बी वेरी लिटिल फॉर द कंट्री। थैंक यू वेरी मच सर। बस इसी के साथ मैं अपने संबोधन को बंद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही आपका जो एनालिसिस था समाज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बहुत सराहनीय रहा है। बहुत अपडेटेड इंफॉर्मेशन और बहुत क्लियर कट मैसेज है। और जीडीपी वाली जो आपने बात बताई, मैं सर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जब सरकारें बनाते हैं इस देश के नागरिक जिनको वोट का अधिकार है, तो शिक्षा की प्राथमिकता क्यों नहीं रखते? वो वोट के समय जब नेता अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों के बीच में लोग चूंकि अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस और तमाम तरह के सपने सजोए रहते हैं, तो क्यों नहीं चाहते वो कि उनके बीच में जो भी लीडर हो, जिस भी विचारधारा का हो, वो पढ़ा लिखा हो? उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हो? उसका विजन क्या हो? उसके बच्चे स्कूल के जरिए, कॉलेजेस के जरिए, यूनिवर्सिटीज के जरिए ये शिक्षा प्राथमिकता क्यों नहीं होता? जबकि तमाम महापुरुषों ने, तमाम संतों ने, तमाम एकेडमिशियन, दुनिया के जितने भी दार्शनिक है, किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, उनका मानना है कि शिक्षा सबसे ऊपर है, टॉप पे है। उसके बावजूद जब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक के लिए जो सबसे प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए वो लीस्ट प्रायोरिटी हो जाती है। आपको भी एक लंबा अनुभव होगा, मुझे भी थोड़ा अनुभव हो रहा है कि शिक्षा के बारे में बात नहीं होती और वोट उसका हथियाया जाता है वो किसी और मुद्दे पे, धार्मिक मुद्दे पे, जाति के मुद्दे पे, जबकि उसके व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का अहम रोल होता है और वही राष्ट्र को मजबूत करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे जो है, किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, उन्होंने से जान से हमें अशिक्षित रखा है। क्योंकि जहां हम शिक्षित हो गए तो फिर ये जो हमारे डिवीजन ऑफ द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, ये खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा, हमारे बहुत पुराने नेता है, उनसे पूछा गया
कि भाई आप शिक्षा के बारे में, आप इसके बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बताते। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पब्लिक को शिक्षा के बारे में बता दूं, इसके बारे में बता दूं, ये शिक्षित हो जाएगा, ये मुझे वोट नहीं देगा। दिस इज द रीजन। दिस इज द रीजन। और आप आज आप जाके देखिए कि आपके जो 65% और 75% जो वोटिंग होती है, उसमें 50 to 60% वही होते हैं जो रोटी कपड़ा और मकान के बारे में बेसिक देते हैं, लेकिन कोई शिक्षित वाले के लिए नहीं देते। जिनको शिक्षा अब रोटी कपड़ा मकान से भी और बड़ी बात होने लगी है। अब रोटी कपड़ा मकान से भी और ऊपर हो रही है, जाति और धर्म की बात हो रही है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा, अब जाति धर्म आ गई है, और जाति धर्म के जो जितने लोग सर ज्यादा एजुकेटेड हैं, मैं उसके बारे में नहीं, जितने शिक्षित हैं वो ज्यादा जाति की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है हिंदुस्तान की एकता की बात कर रहे हैं, हमारी कोई जगह नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें एजुकेट करनी पड़ेगी पब्लिक को कि आपके, उनको तो अपनी राइट पता नहीं है सर, एक वोट की क्या राइट होती है उनको वो पता नहीं हो, तो एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि 10,000 रुपए अकाउंट में आ जाए और इन्होंने ऐसे कहा, उस पर वोट हो रही। जिस कौम को, जिस रीजन को जो पढ़े लिखे लोग थे एक टाइम में सबसे ज्यादा हमारे बिहार के लोग, चलिए मैं पॉलिटिकल इश्यू में नहीं जाता हूँ, तो जिन्होंने धन को महत्व दिया, जिन्होंने धन को महत्व दिया, उस समाज से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो शिक्षा को मत देगा। तो यही चीज है सर, वेट एंड वॉच, कोई रिवोल्यूशन आएगी जरूर। जैसे लोग जो काम कर रहे हैं सर, मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही के इस काम से इस दुनिया में एक रिवोल्यूशन आएगी, इंडिया में रिवोल्यूशन आएगी, जिसमें लोग किसी दिन वोट के बेसिस पे जो है, शिक्षा के बेसिस पे वोट करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, और निश्चित रूप से जो आपने बात कही, जैसे नेपाल वाली भी उदाहरण दी आपने, भारत के पार्लियामेंट में भी और तमाम राज्यों के असेंबली में भी एजुकेशन के जो जीडीपी के बारे में बात होनी चाहिए, ये सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है तमाम पॉलिटिशियंस की जो कानून इस मुल्क में बनाते हैं। जीडीपी पे चर्चा होनी चाहिए कि आपका एजुकेशन में कितना जीडीपी आपका जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।